हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम आपको जेकेपी एसआई का फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स और इसके साथ पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आएगा। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है, जो बच्चे नए हैं वो भी कैसे तैयारी करेंगे वो आप हमारे साथ साथ देखेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं आप रेगुलर चीज़ों को पढ़ो, सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। और कंटेंट ईमानदारी से पढ़ना है, कहीं भी कोई भी पेड कोर्स आपको नहीं लेना है इस बार, ठीक है। क्योंकि हम भी पेड देते लेकिन इस बार हमने जेकेपी एसआई का फ्री देने के लिए बोला, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मैथ का हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक कुछ लेक्चर्स है 4-5, इसको मैं दोबारा से अपलोड करवाऊंगा। वो हर एक बच्चा देख ले, जिसने देखा वो भी अच्छी बात, जिसने नहीं देखा वो उसको देखेगा। और ये बेसिक देखने के बाद मैं आपका नेक्स्ट वीक से मंडे से मैथ वीक क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, जो कि नए चैप्टर से होगा। जो मैंने पढ़ाया वो नहीं होगा, नए चैप्टर से होगा, ठीक है। मैथ की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की और साइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और मैंने आपको पढ़ाना है। और इस लेवल तक पढ़ोगे आपको भी समझ आ जाएगा कि चीज़ें रियल में किस प्रकार प्रिपेयर की जाती है एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो चलिए, मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा था, लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें पहले 3 लेक्चर में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया पॉलिटी का। बहुत सारे वर्ड आपको सिखाने की कोशिश करी, जो टेक्निकल कुछ वर्ड्स होते हैं उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करा। एंड आफ्टर डैट मैंने क्लास नंबर 4 में, जो कि प्रियम्बल का पार्ट नंबर 1 था, वो मैंने आपको बता दिया था प्रियम्बल क्या है बेसिकली। तो प्रियम्बल कुछ नहीं है, एक तरह से आप बोल सकते हो क्या है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से समरी बुक होता है। मतलब आपको पूरे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, बस प्रियम्बल को पढ़ लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, उसका नेचर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और मैंने आपको बताया था कि ये क्या था आपका, ये क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में क्या बोला गया, प्रियम्बल बोला गया। क्या बोला गया, प्रियम्बल बोला गया। और मैंने इसको आपको बताया कि इसको मॉडिफाई भी किया गया, इसमें एक बार अमेंडमेंट भी किया गया है, जो 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुई थी। और इसमें हमारे 2-3 वर्ड नए जोड़े गए, डेट इज कॉल्ड, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म और इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, देखिए उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक चीज़। तो वो मैंने आपको बताया कि क्या ये एनफोर्सेबल है कोर्ट में, इन्फोर्सेबल है। तो ये बिल्कुल भी इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट हमारे इन्फोर्सेबल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन्फोर्सेबल है। तो इन्फोर्सेबल का मतलब क्या था, मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था कि जिसको आप लोग, जिसके बिहाफ पे आप ये नहीं बोल सकते कोर्ट में जाके कि प्रियम्बल में ये बोला गया है, इसके अकॉर्डिंग मैं केस कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। प्रियम्बल एक एनफोर्सेबल नहीं है। देन इसके बाद मैंने आपको बताया था सोर्स क्या क्या होंगे। एक सबसे पहले हम सोर्स पढ़ेंगे इसमें, फिर हम लोग नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इसके, फिर हम इसके लीगल इफेक्ट जानेंगे, फिर इसके हम लोग अडॉप्टेशन जानेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बता दिया था। फिर मैंने सोर्स में बता दिया था कि हमारा जो सोर्स है वो क्या है। कहाँ से लिया गया, यूएसए से। लैंग्वेज कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। ये बच्चे ने नहीं पढ़ा कि मेरे पहले बेसिक ये लेक्चर देखना, ये 4th ये 5th क्लास है, तो आप लोग ये भी देखो, इसके साथ साथ पहली क्लास से स्टार्ट करो, तो ठीक है। चलिए फिर इसके बाद हमने इससे सबसे पहले सोर्स में बता दिया कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ जो पावर है वो कौन है, वो है पीपल। इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है वही क्या है, सोर्स है, जिसको हम बोलते हैं सोवरेन पावर। किसकी है, सोवरेन पावर कौन है, तो पीपल है, ठीक है। देन इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर मैंने आपको इसके मतलब समझाना स्टार्ट किए। मैंने आपको नेचर पढ़ाना स्टार्ट किया, नेचर कैसा कैसा है। तो नेचर मैंने आपको क्या क्या बता दिया था कि इंडिया एक सोवरेन है, दूसरी बात मैंने बताया कि सोशलिस्ट है, देन मैंने बताया सेक्युलरिज्म है, देन बताया डेमोक्रेटिक है और देन रिपब्लिक है। और इसमें मैंने आपको सोर्स के बारे में बता दिया था
ठीक है, सोवरेन के बारे में बता दिया, सॉरी। उसके बाद मैंने आपको सोशलिस्ट के बारे में बता दिया, मैंने आपको सेकुलरिज्म के बारे में बता दिया। ठीक है, देखता हूँ एक बार, सेकुलरिज्म आई थिंक नहीं हुआ है, इससे पहले मैंने 2 बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मैं इसको इसके आगे स्टार्ट कर रहा हूँ सेकुलरिज्म से। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है वो कैसा है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, देन क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने आपको सिर्फ रिवाइज करवा दिया है। मेरी कोशिश है कि आपको स्लोली पढ़ाऊँ और आपको समझ भी आए। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट बन गया तो आगे अपने आप समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सोवरेन हो गया हमारा, सोशलिस्ट हो गया। चलिए आगे लिखिए तीसरा पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेकुलरिज्म या सेकुलर के बारे में। सेकुलर का मतलब क्या होता है, तो सेकुलर का मतलब क्या होता है, मैं इसकी छोटी सी बात बताता हूँ, डेफिनेशन लिख लीजिए। जैसे मैं बोल सकता हूँ द टर्म, एक तरह से ये टर्म है, मीन्स दैट, द टर्म्स मीन्स दैट all the religions in India get equal respect, या बोल सकते हो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम स्टेट। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में धर्म का कंट्री से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंडिया में सभी धर्मों का बराबर राइट है, कोई भी रिलीजन हो उन सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी, इक्वल उनका प्रोटेक्शन होगा। जो भी बाकी वाले फंडामेंटल राइट है बाकी भी दूसरे के भी वही होंगे, सब रिलीजन का एक जैसा होगा, और प्रॉपर पूरी सपोर्ट मिलेगी स्टेट से। इसका मतलब होता है, ये होता है सेकुलर। और आपको ये पता है इसके बारे में फैक्ट एक और याद रखना है कि सेकुलर आपको पता है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, देन ये ऐड किया गया था वर्ड। आपको पता है सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड, जो सेकुलरिज्म था वो हमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया। ओरिजिनली प्रियम्बल के अंदर ये वर्ड नहीं था, राइट। ओरिजिनल जो हमारा प्रियम्बल था उसमें ये वर्ड नहीं था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि जैसे क्वेश्चन आपको पता है 76 में हुआ था, 1970 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है 97 तक जो हमारा प्रियम्बल था उसमें कौन सा वर्ड नहीं थे, तो ऑप्शन के हिसाब से ऐसे रखतेगा जिसमें ये ऑप्शन दे दिया होगा, लेकिन आपको देखना ये वर्ड नहीं थे सबसे पहले। ठीक है, चलिए ये है छोटा सा पॉइंट, एंड आई होप ये पॉइंट आप समझ पाए होंगे कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है 4th नंबर पे, हमने क्या पढ़ा था, इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है ये आप सबको ही पता होगा। डेमोक्रेटिक इंडिया में जो है वो क्या है, जो गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब जो भी कानून बनाया गया वो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया हुआ। मैंने पहले ही बोला था कि सोर्स ऑफ पावर क्या है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है पीपल। तो ये मतलब होता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे लोग ही वोट करते हैं। आपको पता है जितने आपके एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, जैसे पीएम हो गया, ये सारे क्या हैं, इनके इलेक्शंस होते हैं और उनको कौन चुनता है, आप ही तो चुनते हो। और जिनके इलेक्शन नहीं होते वो इनडायरेक्टली भी आपके द्वारा ही चुने जाते हैं, क्योंकि आप लोग एमएलए एमपी बना के भेजते हो, ये आपका जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली ये वही लोग हैं जो आपने चुन के भेजे हैं। तो ये मतलब होता है डेमोक्रेटिक का। आई होप ये बात मेरी आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ होनी चाहिए। देखो प्रियम्बल से क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं आता, जहाँ तो इसके फैक्ट पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे
अडॉप्ट कब किया गया, किसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बनाया गया था, लैंग्वेज कहाँ से ली, इसकी सोर्स क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नहीं तो आपको इन्हीं जो छोटा सा प्रियम्बल जो मैंने आपको बताया था, फोटो बताई थी इसकी, उसमें जो लिखा हुआ उन्हीं वर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन सा वर्ड है कौन सा नहीं है, जस्टिस किस किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक में सीधा सा पूछेगा कि इंडिया जो प्रियम्बल के अकॉर्डिंग इंडिया कैसी कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। सेकुलरिज्म बिल्कुल है, लेकिन ये बाद में ऐड किया गया। चलिए लास्ट हमने जो पढ़ा था, लास्ट जो हमने इसका पढ़ा था वो था आपका, इसमें जो लास्ट पॉइंट था वो था आपका रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या समझते हैं आप, तो रिपब्लिक से आप क्या समझते हैं, जो लास्ट का ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें था रिपब्लिक। इसका मतलब होता है कि जो आपका हेड है, हेड ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए, शुड बी इलेक्टेड। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होना चाहिए, वो इलेक्टेड होना चाहिए, उसको इलेक्शन के द्वारा हेड बनाया जाएगा। तो ये मतलब होता है रिपब्लिक का। तो इंडिया एक रिपब्लिक देश है, क्यों, क्योंकि इनका जो हेड होता है, हमारा जो हेड है उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं। तो आई होप कि ये पांचों जो मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई, जो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, वो आपको अब समझ आया होगा कि जो प्रियम्बल के अंदर ये वर्ड लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या है। देखो ये बच्चे पूरी पूरी पॉलिटी पढ़ देते हैं, बट स्टिल उनको ये नहीं पता होता कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। बस उनको याद होता है कि सेकुलरिज्म 1976 में ऐड किया गया, पहले नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन तो वो बना लेते हैं। जब क्वेश्चन फैक्ट के ऊपर आता है, जब उसको एक्सप्लेनेशन मांगता है वो कि सेकुलरिज्म के आप क्या समझते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, तो तब आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत होगी, अगर आपको इसकी बेसिक समझ नहीं है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी तक हम जो कर रहे थे वो आपका, हम क्या कर रहे थे, वो हम ऑब्जेक्टिव नहीं कर रहे थे, हम शायद मैंने गलती से ऑब्जेक्टिव बोल दिया, हम लोग कर रहे थे नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स सिस्टम या नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम लोग नेचर पढ़ रहे थे, हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नेचर कैसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया सोवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलरिज्म होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और रिपब्लिक होना चाहिए। तो ये आई होप कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, और ये आपको सीनियरिटी वाइज याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसको सीनियरिटी वाइज याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, यहाँ तक आप लोग आई होप कि पूरी तरह से अब कोई डाउट्स नहीं बचा होगा। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइज, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव कैसा है। चलिए इसको लिख लीजिए हेडिंग में, अभी आप लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो इसमें मैंने आपको लिखवाया भी था कि प्रियम्बल में हम लोग 3-4 चीज़ें मैंने बताई थी। सबसे पहले हम सोर्स पढ़ा, और सोर्स में मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो पावर ऑफ सोर्स है वो कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है पीपल, इंडिया के लोग। फिर मैंने आपको नेचर बता दिया, नेचर कैसा कैसा है हमारे इंडिया का। सबसे पहले मैंने बताया सोवरेन है, सोशलिस्ट है, देन सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, और इसी सीनियरिटी में आपको याद रखना है। कौन से 2 वर्ड बाद में जोड़ेंगे ये भी आपको याद रखने हैं। चलिए अब ऑब्जेक्टिव कैसा कैसा है हमारा। सबसे पहले जस्टिस किस प्रकार का है, किस किस चीज़ में जस्टिस बताया गया है, हमारा जो पूरा की पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्रियम्बल एक तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम बना तो रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे। चलो ये आपको याद रखना कौन कौन सा है इसमें जस्टिस की बात की गई है, किस किस की, कौन कौन से जस्टिस की बात की गई है। देखो सबसे पहले सोशल, एंड देन इसमें इकोनॉमिक, एंड देन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जस्टिस की बात की गई है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है गाइस, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रियम्बल के अकॉर्डिंग किस तरह के जस्टिस की बात नहीं की गई। तो ऑप्शन में दे देगा सोशल, इकोनॉमिक,
पॉलिटिकल और रिलीजन। तो आपको पता है रिलीजन वर्ड है ही नहीं इसमें, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्हीं तीनों वर्ड को हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पढ़ेंगे और हम लोग इसको प्रियम्बल में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल पूछेगा कहाँ लिखे हुए, तो प्रियम्बल इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है इन तीनों का, यूएसएसआर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे प्रियम्बल में जस्टिस की बात की गई उसका सोर्स कहाँ से है। तो सोर्स क्या है, यूएसएसआर, जिसको आप अभी रशिया बोलते हो। तो रशिया कैसे बना, कहाँ से टूट के बना, ये आपको कभी फिर कभी बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब सोशल जस्टिस से क्या समझते हो, इकोनॉमिक जस्टिस से क्या समझते हो, पॉलिटिकल जस्टिस से क्या समझते हो। ठीक है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, देखो जस्टिस का मतलब क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्टिस का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जस्टिस मतलब से क्या समझते हो आप, जस्टिस मतलब आप बोल सकते हो एक तरह से, चलो मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ, इट इज नेसेसरी। चलिए मैं इस लिख देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाए आपका। चलिए ये मैंने पॉइंट छोटा सा लिख दिया कि बोलता है ये जरूरी है कि क्या करना, मेंटेन करके रखना ऑर्डर इन सोसाइटी में, जो कि प्रॉमिस करता है किसके थ्रू, हम लोग बोल सकते हैं प्रोविज़न हमें दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एक फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का प्रोविज़न है, जिसके द्वारा हम लोग क्या जस्टिस की बात करते हैं। तो जस्टिस मतलब आप लोगों को जस्टिस मिलेगा अगर आपके साथ गलत होगा। तो जैसे फंडामेंटल राइट क्या करता है, बेसिकली आपको जस्टिस की तो दिलाता है, वो आपको जस्टिस ही दिलाता है। कहीं आपको कुछ भी हो रहा है, आपकी इक्वलिटी में कुछ हो रहा है, अनटचेबिलिटी हो रही है, राइट टू फ्रीडम, आपको बोलने का स्पीक का अधिकार है, अगर राइट टू लाइफ का अधिकार है, राइट टू रिलीजन का आपका फंडामेंटल राइट है, अगर इन सबको हर्ट होता है तो आप जाके फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग कोर्ट में जाके केस कर सकते हो। तो यही मतलब है जस्टिस का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आपको क्या करता है, फ्रीडम, जस्टिस देता है आपको, कुछ भी आपके साथ गलत होता है तो इनके तहत आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि प्रियम्बल के बेस पे आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। अब मैंने कौन कौन से जस्टिस की बात करी, मैंने बात करी सबसे पहले सोशल जस्टिस की। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या हो सकता है, जो जस्टिस में है मेन, कि जस्टिस किस किस प्रकार का हो सकता है। जैसे सबसे पहले कैसा हो सकता है, सोशल जस्टिस हो सकता है। अब सोशल जस्टिस से आप क्या समझते हो, आप समझते हो कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे आप बोल सकते हो कास्ट, जेंडर, या आप बोल सकते हो रिलीजन। तो इनके बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी की कास्ट के ऊपर, किसी के मतलब सोसाइटी में आप कैसे रह रहे हो, आपके रिलीजन को देख के नहीं होगा कि आप ये रिलीजन के आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आपको सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा। तो सोशल जस्टिस में इस प्रकार की बात की गई। अगर मैं बात करूँ दूसरे जस्टिस की, तो मैंने आपको क्या बताया, एंड सेकेंड जस्टिस वॉज इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस से आप क्या समझते हो, तो इकोनॉमिक जस्टिस से आप क्या समझते हो, देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो आदमी है उसकी वेल्थ या उसकी इनकम या उनके इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उसको इक्वली पेड किया जाएगा जिस जैसी उसकी पोजीशन होगी। ठीक है, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जीने की। मतलब इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, आप जितना काम करोगे आपकी उसी हिसाब से सैलरी होगी, जिस प्रकार का आपका लेवल होगा वैसी आपकी इनकम होगी और आपको वैसी ही अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। मतलब आप इकोनॉमिक जस्टिस इसमें बात करते हो। इसमें आपका क्या है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, इनकम या इकोनॉमिक स्टेटस। तो सबको इक्वल पोजीशन या इक्वल क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। मतलब आप बोल सकते हो, इसमें भी आप बोल सकते हो नो discrimination, no discrimination can be caused, no discrimination can be caused by the people on the basis of their
ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ। ठीक है, होता है मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन स्पेस कम है, लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम एंड पोजीशन। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा किसको लेके, कि आपकी अगर इनकम वेल्थ ज़्यादा, आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप कोई भी क्राइम करो तो आपको चलेगा। एक चाहे पुअर आदमी है या वेल्थ है, जो क्राइम करेगा क्राइम की सज़ा दोनों के लिए बराबर है। तो इकोनॉमिक जस्टिस है हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ। तीसरी बात करते हैं हम लोग किसकी, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। चलिए, तीसरी जस्टिस कैसा था, पॉलिटिकल जस्टिस कैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी आप बोल सकते हो द पीपल हैव एन इक्वल फ्री एंड फेयर राइट without any discrimination, without any discrimination, to participate in political opportunities। तो मतलब ये है कि पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब कि आपके पास इक्वल और फेयर राइट है कि आप लोग के साथ बिना कोई भेदभाव किए आप पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इशू में। ठीक है, तो ये है आपका 3 जस्टिस जो आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। ये कौन बता रहा है, प्रियम्बल बता रहा है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ पाए होंगे। बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि इसका सोर्स क्या है यूएसएसआर, डेट इज कॉल्ड रशिया। एंड कौन कौन से जस्टिस की बात की, तो इसमें 3 जस्टिस हैं। फर्स्ट वन इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तीनों जस्टिस को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके मतलब मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी एंड आई होप कि यहाँ तक आप मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर किसकी बात की गई, इक्वालिटी की बात की गई। किसकी बात की गई, इक्वालिटी की बात की गई। चलिए, इक्वालिटी की बात की गई। अब इक्वालिटी क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या है। इसका मतलब कि इक्वालिटी का मतलब है कि देयर इज नो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैव बीन एनी स्पेशल privileges and all the peoples have given equal opportunity for everything without any discrimination। मतलब देखो, आप आर्टिकल में लिखा गया एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ये वैसे आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 में भी लिखा गया क्या, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ। मतलब कि सब बराबर है कानून के आगे। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के लिए सब बराबर है। लेकिन आपको पता है इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है इक्वालिटी में। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देख लो इनकम टैक्स, जिसकी इनकम ज़्यादा वो टैक्स भी ज़्यादा देता है, और वो कल को केस कर दे कि भाई मेरी इनकम ज़्यादा है और जो जिसकी इनकम कम है तो मैं टैक्स ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ। जबकि आर्टिकल 14 तो ये बोलता है कि इक्वालिटी का राइट है, सबको इक्वल राइट है कानून के सामने, तो मेरा टैक्स ज़्यादा क्यों कट रहा है। तो उसके लिए भी अलग से प्रोविज़न बनाए गए हैं, वो हम आपको बताएंगे जब आप आर्टिकल पढ़ोगे। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है कि इसमें इक्वालिटी की बात की गई है, और कुछ इसमें एक्सेप्शन होते हैं, वो हम आर्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब आपको वैसे भी समझ होगा कि हर चीज़ में बराबर अधिकार मिलना। ठीक है, सबके लिए कानून बराबर है। उसके बाद इसी के अंदर बात की गई गाइस, देखो ये छोटे छोटे वर्ड है, मैंने आपको पहले ही बोला था एक छोटा सा प्रियम्बल है लेकिन यही सब कुछ है।
लिबर्टी की बात की गई। तो लिबर्टी का मतलब क्या है, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसका मतलब है, ये एक तरह से टर्म है जिसका मतलब क्या है, जो टर्म है आपकी लिबर्टी, इसका मतलब है मीन्स, आप बोल सकते हैं एक तरह से फ्रीडम, मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल। ये एक तरह से पीपल के लिए क्या है, फ्रीडम है, टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। और उसके पॉलिटिकल व्यूज कैसे हैं, ये भी आप बोल सकते हो हैव पॉलिटिकल व्यूज कैसे हैं। जैसे आप लोग कौन सी पार्टी को लाइक करते हो, ये आपके अपने व्यूज हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सबके लिए एक ही पार्टी सबके लिए इंपॉर्टेंट हो। और उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एंड बिहेवियर इन सोसाइटी, उसका बिहेवियर कैसा है, वो चाहे चुप रहे चाहे किसी से ज़्यादा बातें करे, वो उसकी लिबर्टी है, वो उसकी आज़ादी है। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, एक तरह से आदमी को फ्रीडम है, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से रह सकता है, अपने पॉलिटिकल व्यू रख सकता है और अपना बिहेवियर उसका अपना है, वो जैसा चाहे वो ऐसा वो रह सकता है। मतलब लिबर्टी का मतलब होता है एक तरह से फ्रीडम देना, लिबर्टी का मतलब होता है एक तरह से फ्रीडम है लाइफ में, ठीक है। तो ये मतलब होता है लिबर्टी का। और इसमें एक बात की गई, दैट इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी। किसकी बात की गई, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, भाईचारा, ठीक है, भाईचारा बना के रखना। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब भी मैं लिखवा देता हूँ। चलिए टाइम बचाने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ, कुछ बच्चे नोट कर रहे होंगे। चलिए, तो फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, भाईचारा। इसका मतलब है कि फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, एक भाईचारा का फीलिंग और एक इमोशनल अटैचमेंट कंट्री के साथ, जो कि क्या करता है, पीपल को, लोगों को प्रमोट करता है क्या, फ्रेटर्निटी, जो कि हेल्प करता है क्या, डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, जिसमें डिग्निटी और यूनिटी इन द नेशन बनाने के लिए मदद करता है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब बेसिकली यही होता है कि एक भाईचारा होना चाहिए लोगों में आपस में, और वो किसी रीजन या कास्ट के बेस पे नहीं होना चाहिए। इसका सोर्स भी पूछा जाता है, इसका सोर्स क्या है, इसका, ये फ्रेंच से इसका मोटो था आपका, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको छोड़ो, ये फिलहाल आपको याद रखना इसका सोर्स क्या है। तो यहाँ तक मैंने आपको किसकी बात की, इसमें अभी तक जो मैंने अभी बताया आपको, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया। उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। जिसमें मैंने आपको बताया जस्टिस कैसा कैसा है, जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इसको याद कैसे करोगे, सिंपली आपको पता है सब्जेक्ट होते हैं, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, तो आप ऐसे याद कर लो जो जो सब्जेक्ट हैं। और इसमें ऑप्शन देता है रिलीजन, तो रिलीजन कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है, तो जो सब्जेक्ट पढ़ते हो वही आपके जस्टिस है, इस तरह से याद कर सकते हो। इसका सोर्स क्या है, रशिया है, मैंने इनको एक्सप्लेन करा। देन मैंने आपको बताया कि इक्वलिटी की बात करता है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, इक्वलिटी की बात करता है। किस तरह की इक्वलिटी, आप बोल सकते हो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। और फ्रेटर्निटी क्या है, जो आपका डिग्निटी और आपको क्या करता है, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये इसके ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, जो प्रेम्बल में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये इस प्रकार का होगा। और फ्रेटर्निटी क्या है आपका, एक भाईचारा। चलिए, ये मैंने आपको सिंपल सी बातें बताई। एंड देन आगे बढ़ते हैं, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं कुछ। चलिएगा, ये छोटी सी क्लास है आज की, मैं ख़त्म करता हूँ। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बताऊंगा, उसमें मैं कुछ आपको केस के बारे में बताऊंगा कि इसका लीगल इफेक्ट क्या है, प्रेम्बल का लीगल इफेक्ट कैसा है, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, इसको अमेंड किया जा सकता नहीं किया जा सकता। ये कुछ दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता के अगली क्लास छोटी सी होगी, और मैं भी कोशिश करूँगा साथ में MCQs भी आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और ज़्यादातर तो टॉपिक के जो MCQs होंगे मेरे सब्जेक्ट के, साइंस के, पॉलिटी, मैथ के, ये सारे मैं कहाँ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ये मैं अपने चैनल पे करवाने वाला हूँ, BMC विद अजय वाले चैनल पे, ठीक है। और आज शाम को मे बी आपको मैथ की प्रैक्टिस
सेशन मिल जाए वो किसके ऊपर, परसेंटेज के ऊपर। क्योंकि देखते हैं आपको मैथ का 2-3 लेक्चर बेसिक फिर से प्रोवाइड करते हैं, देन आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।